एक विकलांग पिता ने अपनी 13 साल की गर्भवती बेटी को पाला। इसके पीछे की सच्चाई जानकर हर कोई दुखी हो जाता है। यह वास्तविक कहानी बहुत मार्मिक है। चाहे बहू हो, सास हो या बेटा, सभी को इसे महसूस करने के लिए सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहानी सुनने के लिए आमंत्रित हैं। स्कूल की घंटी हर दिन की तरह बजी, लेकिन आज क्लास में कोई भी अपनी जगह से नहीं उठा। सभी छात्र चुप थे। उनकी नज़रें क्लास के कोने पर टिकी थीं, जहां माया सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, हाथ कांप रहे थे और वह अपना पेट ऐसे पकड़े हुए थी मानो कोई दर्द सहने की कोशिश कर रही हो। क्लास टीचर सुनीता मैडम जैसे ही उसके पास पहुंची, वह मेज पर गिर पड़ी। कुर्सी के गिरने की आवाज़ से सब चौंक गए। कुछ लड़कियां तुरंत उसे संभालने के लिए दौड़ीं और जोर से चिल्लाने लगीं। सुनीता मैडम घबराकर स्वास्थ्यकर्मी को बुलाने लगीं। माया को गांव के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां की स्वास्थ्यकर्मी शांति देवी जांच के बाद जब कमरे से बाहर निकली तो उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्होंने धीरे से टीचर को अंदर बुलाया, चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाकर कहा, वह गर्भवती है, शायद लगभग 3 महीने की। सुनीता मैडम सन्न रह गईं। 7वीं कक्षा की छात्रा, एक 13 साल की बच्ची गर्भवती है। यह खबर सुनीता मैडम से स्कूल के प्रिंसिपल तक, प्रिंसिपल से गांव की पुलिस तक और पुलिस से पूरे गांव में फैल गई। आधे दिन के भीतर ही छोटे से गांव में हलचल मच गई, जैसे कोई तूफान आ गया हो। लोग सड़क के किनारे की चाय की दुकान में, बाजार में और पंचायत घर के आंगन में कानाफूसी करने लगे। लेकिन जो बात लोगों को सबसे ज्यादा डरा रही थी, वो माया का गर्भवती होना नहीं था, बल्कि लोग एक दूसरे के कानों में जो कह रहे थे वह था, जब से उसकी माँ गुजरी है उस घर में कोई अजनबी नहीं आया और उसका पिता तो 10 साल से व्हील चेयर पर है। या शायद कोई अपनी बात पूरी नहीं करता, लेकिन उनकी शक भरी निगाहें सब कुछ कह देती थीं। कोई कांपते हुए हाथ हिलाकर कहता, पाप है, पाप है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन भी नहीं है। गांव के आखिर में बने छोटे से घर में सुरेश शर्मा एक खास तरह के लकड़ी के फ्रेम में लगे चाकू से लकड़ी काट रहे थे, जिसे उन्होंने खुद बनाया था ताकि वह सिर्फ अपने हाथों से काम कर सकें, क्योंकि 10 साल पहले एक काम के दौरान हुए हादसे में उनके पैर बेकार हो गए थे। उन्होंने गेट के सामने एक मोटरसाइकिल के रुकने की आवाज़ सुनी और फिर तेजी से कदमों की आहट। अंदर आने वाली उनकी पड़ोसन बिमला थी, जिसके हाथ में सब्जियों का एक गट्ठर था। उसने आंगन में घुसते ही जोर से आवाज़ लगाई, सुरेश भाई, सुरेश भाई। आपने कुछ सुना नहीं? सुरेश ने सिर उठाया, तौलिए से पसीना पोंछा। उनकी आवाज़ अभी भी शांत थी। क्या बात है जो तुम इतना शोर मचा रही हो? बिमला ने सब्जियों का गट्ठर सीढ़ी पर रख दिया। उसका चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे उसने कंकड़ निगल लिया हो। आपकी माया, वह गर्भवती है सुरेश भाई। कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। सुरेश शर्मा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे सारा खून निकल गया हो। उन्होंने बिमला को घूरते हुए देखा। उनका गला सूख गया। तुम क्या कह रही हो? लोग कह रहे हैं वह स्कूल में बेहोश हो गई थी। उसे स्वास्थ्य केंद्र ले गए और शांति देवी ने जांच की। गर्भ शायद 3 महीने का है। क्या आपको कुछ पता था? सुरेश शर्मा ने अपनी व्हीलचेयर के दोनों पहियों को कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा कठोर हो गया, लेकिन आंखें डर से धीरे धीरे बुझने लगीं। 15 मिनट के भीतर गांव का एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर पर था।
उन्होंने सुरेश को जांच में सहयोग के लिए चौकी पर आने को कहा, जबकि माया अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में आराम कर रही थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस किसी से अपनी व्हील चेयर को अंदर धकेलकर जैकेट लाने को कहा और चुपचाप उनके साथ चले गए। बिमला पीछे खड़ी उन्हें आधी दया और आधी जिज्ञासा से देखती रही और फुसफुसाई, हे भगवान, इस घर में हो क्या रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में माया सफ़ेद चादर बिछी लकड़ी के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। वह न तो रो रही थी, न ही कुछ बोल रही थी। सुनीता मैडम उसके बगल में बैठी और उससे तरह तरह के सवाल पूछती रहीं। माया, बच्चे का पिता कौन है? क्या तुम्हारा कोई जानने वाला है क्या? किसी ने तुम्हें मजबूर किया? बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन माया चुप रही, एक पलक भी नहीं झपकाई। बाद में शांति देवी को अलग से पंचायत कार्यालय में बुलाया गया। वह जांच की रिपोर्ट साथ लाई थी। पुलिस प्रमुख ने पूछा, क्या आप पक्की हैं कि ये गर्भ कितने महीने का है? जी, मेरे अंदाजे से 12 हफ्तों से थोड़ा ज़्यादा। वह भी किशोरावस्था में है, इसलिए लक्षण साफ नहीं थे, लेकिन जांच का नतीजा बिल्कुल सही है। क्या किसी तरह के यौन उत्पीड़न के संकेत हैं? अभी साफ नहीं है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं बोल रही। सुरेश शर्मा इस समय बाहर बैठे थे। उनके हाथ अब भी घुटनों पर थे, आंखें नीचे जमीन की टाइलों पर टिकी थीं। गुजरने वाले लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ कानाफूसी कर रहे थे, कुछ बचकर निकल रहे थे और कुछ उन्हें ऐसे घूर रहे थे जैसे वह इंसान के रूप में कोई राक्षस हों। उस रात सुरेश के घर पर पत्थर फेंके गए, ईंटों के टूटने और कांच के बिखरने की आवाजें आईं। वह वहां नहीं थे, सिर्फ माया अंधेरे में अकेली बैठी थी। दोनों हाथों से पेट को पकड़े हुए उसकी बड़ी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थीं। पिछले साल माया को पढ़ाने वाले उसके पुराने टीचर राकेश की पुरानी डायरी में टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, माया कम बोलती है, परिवार के बारे में बात करने पर अक्सर नजरें चुराती है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है, एक ऐसी मदद की पुकार जिसे कोई सुन नहीं पा रहा है। और फिर खामोशी में एक अंदरूनी लहर उठने लगी। किसी को नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, लेकिन हर कोई सोचता था कि उसे दोष देने का अधिकार है। खिड़की के दरारों से गुजरती हवा एक फुसफुसाहट की तरह थी। एक बच्ची अपने पेट में तूफान लिए हुए है, और यह पूरा गांव जल्द ही उस चीज की कीमत चुकाने वाला था जिसे वे अच्छी तरह से जानने का दावा करते थे। रात की ठंडी हवा टूटी खिड़की के दरारों से गुजर रही थी। चांदनी माया के पीले चेहरे पर पड़ रही थी। वह लड़की अभी भी वहीं बैठी थी, एक मूर्ति की तरह स्थिर। उसकी आंखें पूरी रात जागने से सूज गई थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं गिरा था। उसके हाथ में एक पुराना टेडी बेयर था जो उसके 8वें जन्मदिन का तोहफा था। उसके पिता ने उस महीने की आखिरी तनख्वाह से व्हीलचेयर धकेलकर बाजार से खरीदा था। माया ने टेडी बेयर को कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उसमें छिपा लिया। किसी ने उसकी सिसकियों की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन उसका दिल जैसे फट रहा था। वह आवाज़ बाहर नहीं निकली, वह उसकी छाती में गूंज रही थी, जैसे हजारों टूटे कांच के टुकड़ों के नीचे कुचलने की आवाज़। अगली सुबह गांव वाले पीली धूप में जागे, लेकिन हवा शीशे की तरह भारी थी। सुरेश के घर का दरवाज़ा अभी भी बंद था। कुछ लोग चुपचाप गुजरे, बस एक नज़र डालने की हिम्मत की। किसी ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी ने हालचाल नहीं पूछा। गली के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंगन में माया की झलक देखी, वे तुरंत भाग गए। एक ने पीछे मुड़कर ताना मारा, वो लड़की शादी से पहले ही मां बन गई। माया वहीं रुक गई, लकड़ी के गेट को कस कर पकड़ लिया। एक तेज दर्द उसकी छाती में चुभ गया। वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई।
सुरेश ने घर के अंदर से अपनी बेटी को देखा। उनका चेहरा राख जैसा था, लेकिन बेटी को देखकर उनकी आंखों में नरमी आ गई। उन्होंने व्हीलचेयर को बरामदे में धकेला और धीरे से बुलाया, माया अंदर आकर थोड़ी खिचड़ी खा लो और आराम करो, तुम बहुत थकी हुई हो। माया ने सिर हिलाया और चुपचाप अंदर चली गई। खाने के दौरान दोनों बाप बेटी में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा, बस चम्मच के कटोरे से टकराने और टिन की छत से हवा के गुजरने की आवाज़ थी। सुरेश हर चम्मच खिचड़ी के साथ अपने गले में अटके कड़वे शब्दों को भी निगल रहे थे। वह अपनी बेटी से पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे, लेकिन उनका मुंह जैसे बंद हो गया था। डर उन्हें हर घंटे खाए जा रहा था। उस दोपहर गांव के कुछ नौजवान चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए और सुरेश के घर की तरफ छिपकर देख रहे थे। एक लड़के ने सिगरेट का कश खींचा, होंठ सिकोड़े, उस जगह को साफ कर देना चाहिए, कहीं बाप बेटी का चक्कर तो नहीं। वो आदमी विकलांग है तो क्या हुआ? अरे धीरे बोल, दूसरे ने उसका हाथ हटाया। बिमला चाची ने आज सुबह ही बताया कि माया कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन घर में सिर्फ 2 लोग हैं, तो कौन आया होगा? कहानी सूखी घास में लगी आग की तरह फैलती गई। सबूत की जरूरत नहीं थी, बस शक और खून के प्यासे मुंह काफी थे। उस शाम माया के पुराने टीचर राकेश एक लंबी यात्रा के बाद चुपचाप गांव लौटे। प्रिंसिपल से खबर सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और अपनी साइकिल उठाकर सीधे सुरेश के घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा बंद था। उन्होंने 3 बार हल्के से खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा थोड़ा सा खुला। माया ने सिर बाहर निकाला, उसकी आंखों में डर था। राकेश ने धीरे से मुस्कुराया, माया, मैं राकेश सर हूं, तुम्हें याद है? माया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने नजरें चुराना बंद कर दिया था। राकेश ने उसे कपड़े में लिपटी एक छोटी नोटबुक दी। उनकी आवाज़ों में उदासी थी। मैं यह तुम्हें लौटाने आया हूं। मैंने इसे पिछले साल से रखा है। तुमने इसमें बहुत कुछ बनाया है। मुझे लगा अब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। माया ने नोटबुक ऐसे ली जैसे रेगिस्तान में प्यासा पानी लेता है। उसने धीरे से सिर, बात तो मैं पात रहता है, तो मैं लौटाने आया हूं, हिलाया और बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उसके दिल में कुछ था जो अभी अभी एक छोटी सी दरार से खुला था। रात में पड़ोसन बिमला एक टोकरी सब्जियां लेकर आई। वह जवानी से ही सुरेश को पसंद करती थी, लेकिन उसे दूसरों के मामलों में ताक झांक करने की आदत थी। आज वह बनावटी हमदर्दी वाले चेहरे के साथ अंदर आई। उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी थी। मैंने सुना है लोग बहुत कुछ कह रहे हैं सुरेश भाई, मैं तो विश्वास नहीं करती। मुझे पता है आप शरीफ हैं, लेकिन लोग शक करें तो उनकी भी गलती नहीं है। घर में सिर्फ बाप बेटी हैं और लड़की। सुरेश ने सिर उठाया। उनकी आवाज़ गहरी और ठंडी थी। आप सब्जियां लाईं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो बातें आपने सुनी हैं, कृपया उन्हें मेरे आंगन में दोबारा मत दोहराइएगा। बिमला की बोलती बंद हो गई। वो मुड़ी, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही उसने पीठ पीछे एक वाक्य फेंका, मुझे तो बस डर है कि कोई बात है जो आप बता नहीं रहे। उस लड़की का पेट तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। उस रात माया घर के कोने में बैठी अपनी पुरानी ड्राइंग की नोटबुक के पन्ने पलट रही थी। एक पुरानी ड्राइंग ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा कमरा जिसमें सलाखों वाली खिड़की थी। बाहर कोई खड़ा होकर झांक रहा था, लेकिन ड्राइंग का वह हिस्सा आधा फटा हुआ था। उसने मुट्ठी भींच ली, जैसे उसे कुछ याद आया हो। अगली सुबह माया स्कूल छोड़ने का आवेदन देने स्कूल गई। उसने कोई कारण नहीं बताया, बस प्रिंसिपल की मेज पर कागज छोड़ा और चली गई। राकेश ने उसे स्कूल के मैदान में देखा और आवाज़ दी, माया
1 मिनट रुको। वह रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो, कुछ भी? माया ने मुट्ठी भींची और धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें धांसी हुई थीं, आवाज़ बैठी हुई थी। मुझे बताने में डर लगता है, मैं डरती हूँ। और फिर वह भाग गई, राकेश को वहीं भारी दिल के साथ खड़ा छोड़कर। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, बिमला ने गलती से माया को चुपके से घर से निकलते देख लिया। लड़की ने एक पतला कोट पहना था, हाथ से पेट को पकड़े हुए गांव के उस छोर की ओर जा रही थी जहां से बाहर जाने वाली एक छोटी सड़क थी। उसने आवाज देने की हिम्मत नहीं की, बस दरवाजे के पीछे छिप गई। उसका दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। ये इस वक्त कहाँ जा रही है? कहीं उस आदमी को ढूंढने तो नहीं? कल ये गांव और भी ज्यादा अशांत होगा, क्योंकि वह गर्भवती लड़की उस गांव को छोड़ने की तैयारी कर रही थी जिसे वह कभी अपना घर कहती थी। माया सुबह की धुंध में चल रही थी जो धुएं की तरह पतली थी। गांव के बाहर जाने वाली कच्ची सड़क पिछली रात की बारिश से अभी भी गीली थी। कीचड़ उसके चप्पलों में चिपक रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। हवा उसके पतले कोट से गुजर रही थी। जब भी वह तेजी से चलती, उसका पेट थोड़ा कस जाता और दर्द होता, लेकिन वह फिर भी चलती रही। एक सड़क के लैंप की धुंधली रोशनी में जमीन पर उसकी परछाई लंबी हो गई, छोटी, पतली और दयनीय। वह रो नहीं रही थी, उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन अंदर एक तूफान था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह बस इतना जानती थी कि अगर वह वहाँ रही तो सब कुछ बिखर जाएगा। वह उन नज़रों, उन कानाफूसियों को सहन नहीं कर सकती थी। वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि लोग उसके पिता को, उस आदमी को जो बारिश में उसे स्कूल छोड़ने जाता था, भले ही उसके पैर बेकार हो गए थे, उस आदमी को जो उसके पसंदीदा रंग का पेंट ब्रश खरीदने के लिए एक एक रुपया बचाता था, एक राक्षस की तरह देख रहे थे। माया हरीश के घर पहुंची, एक छोटा सा किराए का घर जो गांव के आखिर में एक बाड़ के पास था और लगभग 5 साल से खाली पड़ा था। उसे याद आया कि यह वही जगह थी जहां उसकी मां पहले घरेलू सहायिका का काम करती थी। उसने जंग लगे गेट को धकेला। चरमराने की आवाज़ ने धुंध को चीर दिया। लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा खुला, अंदर अभी भी कोई रहता था। अंदर से एक पीली टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। हरीश ने दरवाज़ा खोला। वह बहुत बूढ़ा हो गया था, बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे, शरीर दुबला पतला था। माया को देखकर वह चौंक गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। माया, हे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि और कहाँ जाऊं। हरीश ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अंदर आ जाओ, बाहर ठंड में मत खड़ी रहो। वह अंदर चली गई। कमरा ज़्यादा नहीं बदला था। अभी भी पुरानी लकड़ी, नमी की गंध और दीवार पर लगी घड़ी की धीमी टिक टिक की आवाज़ थी। उसने उसे एक तौलिया और एक गिलास गर्म दूध दिया। उसने पिया नहीं, बस हाथ में पकड़े रखा। तुम गर्भवती हो, है ना? उसने बहुत धीरे से पूछा, जैसे वो उस शांत जगह में कुछ नाजुक चीज़ को तोड़ने से डर रहा हो। माया ने बस सिर हिलाया। क्या तुम जानती हो कि बच्चे का पिता कौन है? वह हिचकिचाया, उसकी आंखों में चिंता छिपी नहीं थी। माया ने सिर हिलाया, मुझे याद नहीं है। हरीश कुर्सी पर धम्म से बैठ गया, उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। थोड़ी देर बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ यहाँ दूसरी बार गर्भवती हुई थी, लेकिन बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। उस वक्त तुम्हारी माँ बहुत रोई थी। तुम्हारे पिता उस समय कारखाने में काम करते थे, बस तुम्हारी माँ को गले लगाकर रोते रहते थे। माया ने सिर उठाया, उसकी आंखें जैसे छोटी छोटी दरारों में बंट गई थीं। मुझे माँ के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस उनकी लोरी और अलमारी में टंगे उनके पुराने कपड़ों की महक याद है।
बाहर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। हरीश ने एक पुराने सोफे पर कंबल बिछाया। तुम आज रात यहीं आराम करो, कल देखेंगे। उसे पता चलेगा तो वह चिंता से पागल हो जाएगा। एक और जगह, उस छोटे से घर में जिस पर पिछली रात पत्थर फेंके गए थे, सुरेश शर्मा माया की छोड़ी हुई ड्राइंग बुक के पन्ने पलट रहे थे। उस पर उन्होंने एक अजीब ड्राइंग देखी। एक कमरा जिसमें सलाखों वाली खिड़की थी। बाएं कोने में एक छोटा कैमरा था और ड्राइंग के नीचे माया ने लिखा था, एक व्यक्ति हमेशा पीछे खड़ा देखता है, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। उन्होंने नोटबुक को कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ ठंड से या उस भयानक एहसास से कांप रहे थे जो उनके दिल में धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनके दिमाग में सवाल गूंज रहा था, उसने क्या देखा था, उसे कौन और कहाँ देख रहा था, और उसने मुझे क्यों नहीं बताया। अगली सुबह बिमला सुरेश के घर आई। वह बहाने से कुछ खाने का सामान लाई थी, लेकिन उसकी आंखें आंगन में चारों ओर घूम रही थीं। सुरेश भाई, कल रात माया घर नहीं आई, क्या आप जानते हैं? सुरेश चौंक गया। नहीं आई। वह कहाँ गई? बिमला ने होंठ सिकोड़े, हाथ बांध लिए। मैंने उसे आधी रात को गांव के आखिर की ओर जाते देखा था। वह अकेली थी, पेट पकड़े हुए जैसे खोई हुई हो। मुझे लगता है कि वह किसी को ढूंढने गई थी। सुरेश अवाक रह गया। उसकी व्हीलचेयर अचानक रुक गई। उसकी आंखें उलझन में थीं। मुझे उसे ढूंढना होगा। आप कैसे जाएंगे बाहर? बहुत खतरा है। बिमला, आप राकेश सर को बुलाइए, कहिए कि मुझे उनसे मिलना है, जरूरी है। 1 घंटे से भी कम समय में राकेश आ गए। सुरेश ने उन्हें ड्राइंग दिखाई। राकेश की आंखें गहरी हो गईं। मैंने ऐसी ड्राइंग पहले भी देखी है। जब मैं शहर के ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता था तो एक क्लासरूम में अवैध रूप से कैमरा लगाया गया था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। आपका मतलब है कि कोई बच्चों पर नज़र रख रहा था? हर कोई दयालु नहीं होता सुरेश भाई। मुझे शक है कि माया के गर्भवती होने के पीछे कुछ और है। निश्चित रूप से आप नहीं हैं, मुझे इस पर विश्वास है। गांव के एक और कोने में माया की सबसे अच्छी दोस्त पूजा अपने कमरे में बैठी थी, दोनों हाथों से सिर पकड़े हुए। जब उसने फ़ोन पर सोशल मीडिया पर माया के बारे में फैल रही खबर देखी तो उसकी आंखें घबराई हुई थीं। किसी ने नादानी में स्वास्थ्य केंद्र में माया की तस्वीर खींच ली थी और उसे इस कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया था, 13 साल की लड़की गर्भवती, शक है कि सगा बाप ही अपराधी है। पूजा ने फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, तेज़ी से सांस लेने लगी। वह सच्चाई का एक हिस्सा जानती थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसे डर था कि अगर वह बताएगी तो क्या कोई विश्वास करेगा? अगर वह बताएगी तो क्या वह व्यक्ति वापस आकर कुछ और बुरा नहीं करेगा? बाहर भूरे बादल आसमान पर छा गए थे। एक तूफान आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा तूफान उस छोटे से गांव के अंदर धीरे धीरे बन रहा था, जहां एक लड़की एक ऐसे बादल ही मजदिमा बन की करता है, बच्चे को जन्म देने वाली थी जिसका पिता कौन है ये नहीं पता था, और जहां एक पिता को पूरे गांव ने सिर्फ इसलिए दोषी ठहरा दिया था क्योंकि वह विकलांग था। तूफान दोपहर में आया जब काले बादल गांव की ओर एक विशाल धुएं के गुबार की तरह छा गए जो पूरे आसमान में फैला हुआ था। गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। हवा के झोंकों से घरों के दरवाजे कांप रहे थे। हरीश के किराए के घर में माया चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी। वह वहां पूरा 1 दिन रह चुकी थी। न कोई संदेश भेजा, न कोई फोन किया और न ही किसी को बताया कि वह कहाँ है। उसके कपड़ों के नीचे उसका छोटा पेट कभी कभी कस जाता जिससे वह थोड़ा माथा सिकोड़ती, लेकिन कोई आवाज नहीं निकालती।
उसकी आंखें बारिश को ऐसे देख रही थीं जैसे वो किसी धुंधली याद के क्षेत्र में देख रही हो जिसे वह खुद छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हरीश ने उसके लिए एक कटोरी गर्म नूडल्स बनाए और धीरे से उसके बगल में बैठ गया। वह बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, माया, क्या तुम्हें कभी किसी पर शक हुआ? मेरा मतलब है उस व्यक्ति पर जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। माया ने सिर हिलाया। यह सवाल उसने खुद से अंधेरे में हजारों बार पूछा था, लेकिन उस रात की उसकी सारी यादें कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी हुई थीं। उसे बस बारिश की आवाज, धुंधली रोशनी वाला कमरा और एक अजीब इत्र की महक याद थी जो बहुत तेजी से गुजर गई थी। उसने सोचा कि आकिन की वह सपना देख रही थी, उसे यकीन नहीं था, और क्योंकि उसे यकीन नहीं था उसने चुप रहना चुना था। गांव के दूसरे छोर पर सुरेश शर्मा चुप नहीं बैठे थे। राकेश से कैमरा और ट्यूशन सेंटर के बारे में सुनने के बाद वह व्हीलचेयर चलाकर पुलिस चौकी गए और उनसे मामले को फिर से खोलने का अनुरोध किया। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी ने पहले तो सबूतों की कमी के कारण मना कर दिया, लेकिन सुरेश के दृढ़ निश्चय के आगे उन्होंने अनुरोध दर्ज कर लिया। जब वह व्हीलचेयर से वापस आ रहे थे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव की सड़क फिसलन भरी थी, पहियों पर कीचड़ लगा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। वह बस अपनी बेटी के बारे में सोच रहे थे जो अकेले ही उनकी जगह पर जहरीले शब्दों का सामना कर रही थी। उस शाम की जगह पर साला कर बसलाधार बारिश हो रही थी। राकेश पूजा के घर गए। लड़की ने थकी हुई आंखों से दरवाजा खोला। राकेश ने सीधे मुद्दे पर बात की। पूजा, तुम जानती हो कि तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हो रहा है ना? तुम ही अकेली हो जो माया की मदद कर सकती हो। अगर तुम कुछ जानती हो तो उसे अपने मन में मत रखो। पूजा ने सिर झुका लिया, उसके छोटे हाथ कस गए। सर, अगर मैंने बताया तो वह व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाएगा। नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें बस सच बताना है। थोड़ी देर बाद पूजा ने सिसकते हुए बताया, मैं और माया शहर के ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे। एक दिन मैनेजर विकास सर हम सबको पीछे के गेस्ट हाउस में पिकनिक पर ले गए। मैं और माया एक ही कमरे में थे, लेकिन उस रात मैंने कमरे में किसी के कदमों की अजीब आवाज़ सुनी। फिर माया धीरे से चिल्लाई। मैं उठने ही वाली थी कि किसी ने मुझे दबा दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं बहुत डर गई थी, मैंने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। यह सुनकर राकेश सन्न रह गए। विकास, वही व्यक्ति जिसका नाम क्लास में कैमरा लगाने के संदेह में आया था, जिस पर उन्हें पहले भी शक था, लेकिन सबूत न होने के कारण सब कुछ दब गया था। अब वही नाम फिर से पहले से ज़्यादा साफ और भयानक रूप में सामने आया था। अगली सुबह गांव की स्वास्थ्यकर्मी शांति देवी को माया और सुरेश शर्मा के बालों के नमूनों से लिए गए। डीएनए टेस्ट के नतीजे मिले। रक्त संबंध नहीं है का निष्कर्ष पढ़ते ही उनका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। इसका मतलब था कि माया के पेट में बच्चा सुरेश का नहीं था, वह उसका सगा बाप नहीं हो सकता था। उन्होंने कागज को कसकर पकड़ लिया, उनकी आंखें जलने लगीं। कितनी अफवाहें, कितनी तिरस्कार भरी नजरें, सब गलत थीं। वह विकलांग आदमी जिसे उन्होंने कभी थोड़ा संदिग्ध माना था, अब एक ऐसा जख्म झेल रहा था जिसे कोई शब्द नहीं मिटा सकता था। उन्होंने सुरेश को फोन किया अकेले में मिलने के लिए। स्वास्थ्य केंद्र की मेज पर नतीजों का कागज रखा था। सुरेश ने पढ़ते समय कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और फिर एक हल्की दबी हुई हंसी हंसे। मुझे पता था, मैं शुरू से ही अपनी बेटी पर विश्वास करता था, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। अब मेरी बेटी से कौन माफी मांगेगा? इसी बीच हरीश को एक अनजान फोन आया। दूसरी तरफ की आवाज रुखी थी। माया तुम्हारे घर पर है ना? हरीश चौंक गया। कौन हो तुम? उसे बकवास मत करने देना और सुरेश को भी वहां तक मत पहुंचने देना। अगर तुम नहीं चाहते कि पुरानी बातें सामने आएं
तो समझदारी इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो। हरीश के हाथ कांप गए। फोन जमीन पर गिर गया। स्क्रीन टूट गई। बाहर हवा फिर से जोर से चलने लगी। उस रात वह चुपचाप घर के बरामदे में बैठे सिर पकड़े हुए। दशकों पहले उन्होंने माया की मां को अपने पैरों पर गिरकर अपने भतीजे विकास को माफ करने की भीख मांगते देखा था। जब उसने घरेलू सहायिकाओं की गुप्त रूप से वीडियो बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुंह बंद रखने के लिए पैसे ले लिए थे और वह महिला कुछ महीने बाद एक अज्ञात दुर्घटना में मर गई थी। अब उसकी बेटी कीमत चुका रही थी। वह उठे, कांपते हुए दरवाज़ा खोला और उस कमरे में गए जहां माया सो रही थी। लड़की दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी। उसका हाथ कंबल के नीचे हल्के से उभरे गोलपेट पर था। वह बिस्तर के किनारे बैठ गए। धीरे से उसके बालों को छुआ। उनकी आवाज़ भर्रा गई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे यह बहुत पहले कह देना चाहिए था। एक बिजली आसमान में कौंधी हवा ने खिड़की को झकझोर दिया। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान भी रो रहा हो, और उस बारिश की रात में सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। धूल की हर परत धुल रही थी। अतीत के भूत जागने लगे थे। उन लोगों की अंतरात्मा का दरवाजा खटखटा रहे थे जो सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ दफना दिया है। लेकिन क्या माया यह सब जानने के लिए काफी मजबूत थी? एक नन्हा जीवन उसके पेट में हर दिन बढ़ रहा था, साथ में एक अनकहा दर्द। क्या यह एक मासूम आत्मा को तोड़ देगा? एक बात तय थी, यह तो बस शुरुआत थी। उस रात हरीश सो नहीं सका। वह पुरानी पूजा की मेज के पास स्थिर बैठा रहा। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी, जो इतने सालों से दबे हुए राजों की खामोश झुर्रियों को उजागर कर रही थी। माया की माँ की तस्वीर के सामने उस महिला की जिसने उसे कभी प्यार से हरीश भाई कहा था, उसने एक पुरानी शराब का गिलास रखा। गिलास उसके हाथ में कांप रहा था। कुछ बूंदें छलक कर पीली पड़ चुकी तस्वीर पर गिर गईं। तुम्हारी मौत अन्यायपूर्ण थी हान। उसने वियतनामी नाम का उच्चारण किया। मैं चुप रहा। मुझे बदनामी का डर था। डर था कि लोग जान जाएंगे कि मेरा भतीजा कितना गिरा हुआ है। मैं गलत था। मैं गलत था क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी को एक ऐसी दुनिया में बड़ा होने दिया जहां सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, जहां अच्छे लोगों पर शक किया जाता है और बुरे लोग आज़ाद घूमते हैं। लेकिन इस बार मैं और चुप नहीं रह सकता। सुबह होते होते रात की बारिश ने पत्तियों पर धुंध की एक पतली परत छोड़ दी थी। छोटी चिड़ियां चहचहाकर सुबह का स्वागत कर रही थीं। लेकिन हरीश का घर अभी भी भारी था। माया जागी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। वह कमरे से बाहर निकली। देखा कि हरीश पहले से ही मेज पर बैठा है। सामने 2 कटोरी गर्म खिचड़ी रखी है। खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। माया चौंक गई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। शायद वह भी थक गई थी। भागते भागते थक गई थी किसी के आने और ये कहने का इंतज़ार करते करते थक गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हरीश की गाड़ी घर के गेट के सामने रुकी तो सुरेश शर्मा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। भले ही उनके पैर बेकार थे, फिर भी वह सुबह सुबह खुद को बरामदे तक धकेल लाए थे। अपनी बेटी को नीचे उतरते देख उनकी आंखें नाम हो गईं। कोई शब्द नहीं निकला। दोनों बस बहुत देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। माया धीरे धीरे चली और फिर अचानक एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। वह अपने पिता की ओर भागी, घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा उनकी गोद में छिपा लिया। उसकी रोने की आवाज़ उनकी पतली बाहों में टूट गई। ये एक गर्भवती लड़की की आवाज़ नहीं थी। ये एक पीड़ित की आवाज़ नहीं थी, बल्कि यह एक बेटी के रोने की आवाज़ थी, जिसे आखिरकार विश्वास मिला, स्वागत मिला, सुरक्षा मिली। सुरेश
बस अपनी बेटी के बालों को सहलाता रहा, होंठ भींचे हुए, गला रोंधा हुआ था। मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी पल पड़ोसन बिमला ने बाढ़ के दूसरी तरफ से देखा। उसका दिल बैठ गया। उसके मन में एक अजीब एहसास जागा, आधा पछतावा और आधा डर। उसे अपनी कानाफूसी, अपने शब्द जो दूसरों के दिल में चाकू की तरह चुभते थे याद आए। अब नम बरामदे में बाप बेटी को गले मिलते देख उसे खुद पर इतनी शर्म आई कि वह जमीन में गड़ जाना चाहती थी। शाम को सुरेश ने राकेश को बुलाया। तीनों, सुरेश, राकेश और हरीश, चाय की मेज के चारों ओर बैठे थे। कोई तुरंत नहीं बोला। जब अंधेरा हो गया तब हरीश ने एक छोटा कागज का पैकेट निकाला जिसके अंदर एक यूएसबी था। ये उस वीडियो की एक कॉपी है जो मैंने गलती से ले ली थी। ये सबूत है कि विकास ने ट्यूशन क्लास में कैमरा लगाया था और इसमें उस रात माया के पास जाने का दृश्य भी है। बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ये जानबूझकर किया गया था। राकेश के हाथ कांप गए जब उसने यूएसबी को अपने लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर धुंधली हिलती हुई तस्वीरें दिखाई दीं। एक छोटा कमरा, पीली धीमी रोशनी, एक लड़की बाहर की ओर मुंह करके लेटी हुई। फिर एक काली परछाई अंदर आई, दरवाजे के हल्के से खुलने की आवाज़, फिर कपड़ों की सरसराहट। तस्वीर बहुत साफ नहीं थी, लेकिन देखने वाले की रीढ़ में ठंडक दौड़ाने के लिए काफ़ी थी। सुरेश ने एक लंबी सांस ली, मुट्ठी भींच ली। माया को याद नहीं है, लेकिन उसने यह कमरा बनाया है, उसने अपनी डायरी में बनाया है जो मुझे अभी मिली है। राकेश ने सिर हिलाया। मैं यह वीडियो पुलिस को दूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से मामला दर्ज करने का अनुरोध करूंगा। हरीश ने सिर उठाया। मैं भी सब कुछ बता दूंगा कि मैंने उसे पहले भी बचाया था और उस साल की बात भी। हंस ने मुझसे भीख मांगी थी कि ऐसा दोबारा न हो। मैं चुप रहा। अब मुझे बोलना होगा। उस रात एक फैसला लिया गया। सुरेश के घर से निकलते समय किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि सच्चाई का दरवाजा खुल रहा है और वे पीछे नहीं हटेंगे। अगली सुबह स्थानीय सोशल मीडिया पर अचानक पूजा का लगभग 1 मिनट का एक कांपता हुआ वीडियो सामने आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी दोस्त माया की कोई गलती नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि उसे और चोट न पहुँचाएं। हम सिर्फ बच्चे हैं, लेकिन बड़े लोग हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं। क्लिप तेजी से वायरल हो गई। हर घंटे कमेंट्स बदल रहे थे। जहरीले शब्दों से लोग माफ़ी मांगने लगे। शक भरी नज़रों से लोग सिर झुकाने लगे। कोई चावल लाया, कोई सुरेश के घर के दरवाजे पर माफ़ी का पत्र छोड़ गया। किसी ने दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप रखकर चले गए, जैसे उन्होंने चुपचाप अफवाहें फैलाई थीं और मुंह मोड़ लिया था। उस शाम माया बरामदे में बैठी, उसकी आंखें तारों से भरे आसमान को देख रही थीं। बगल में सुरेश ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी बेहतर सुरक्षा नहीं कर सका। माया ने अपना सिर पिता के कंधे पर रख दिया। यह आपकी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे भी मजबूत होना होगा। एक हल्की हवा गुजरी, शांत लेकिन जीवन से भरपूर। उसके पेट में बच्चा धीरे से हिला और जब से उसे अपनी गर्भावस्था का पता चला था, पहली बार वह मुस्कुराई। एक आंसू भरी मुस्कान, लेकिन रोशनी से भरपूर। गांव के एक दूर कोने में, जहां धीमी रोशनी नहीं पहुंचती थी, विकास ने घृणा भरी आंखों से फोन की स्क्रीन को देखा। उसने क्लिप देखी, पूजा का चेहरा देखा, गुस्से भरे कमेंट्स में अपना नाम देखा। उसकी आंखों में घबराहट और थोड़ा पागलपन था। उसने गुर्राकर कहा, तुम लोग सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। उसे नहीं पता था कि पुलिस की गाड़ी गांव में मुड़ रही थी और उसकी किस्मत का फैसला
उस सच्चाई से होने वाला था जिसे उसने सालों से दफना हुआ मान लिया था। पुलिस की गाड़ी का सायरन उमस भरी दोपहर में गूंजा, जैसे एक छोटे से गांव के घने माहौल को चीरता हुआ कोई चाकू हो। पूरा गांव रुक गया, सांसें थाम लीं। जब ग्रे रंग की गाड़ी चुपचाप उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ी जो हरीश के घर की ओर जाती थी, जहां विकास हर छुट्टी में आता जाता था, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस सड़क के दोनों ओर आंखों ही आंखों में बातें हो रही थीं, जिसमें आश्चर्य, संदेह और यहाँ तक कि एक सिहरन भी थी, क्योंकि जो अफवाहें कभी झूठी मानी जाती थीं वे अब नग्न सत्य बन चुकी थीं। विकास को तब पकड़ा गया जब वह शहर में किराए के कमरे से भागने की कोशिश कर रहा था। वह चिल्लाया, एक जंगली जानवर की तरह छटपटाया जिसे पिंजरे के कोने में धकेल दिया गया हो। उसके मुंह से बार बार बेमतलब के शब्द निकल रहे थे। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्लिप, माया की ड्राइंग, पूजा का बयान और वह यूएसबी जो हरीश ने पुलिस को सौंपी थी, सबने उसे बेनकाब कर दिया था। उस दोपहर सुरेश शर्मा और माया को पूछताछ के लिए पुलिस चौकी बुलाया गया। रास्ते में माया अपने पिता की व्हीलचेयर के पीछे बैठी, हमेशा की तरह चुप, लेकिन इस बार उसकी आंखों ने नजरें नहीं चुराईं। उसने सीधे लोहे के गेट को देखा, जहां से गुजरने में वह पहले डरती थी। वह कुछ ही हफ्तों में बहुत बड़ी हो गई थी। किशोरावस्था के प्राकृतिक तरीके से नहीं, बल्कि उस तरीके से जिससे एक व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए परिपक्व होना पड़ता है। चौकी पर माया को एक अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारी ने पूछा कि क्या वह पकड़े गए व्यक्ति से मिलना चाहती है। वह कुछ सेकंड हिचकिचाई और फिर सिर हिला दिया। दरवाजा खुला, विकास को हथकड़ी लगाकर अंदर लाया गया। उसने उसे एक पल के लिए घबराहट से देखा और फिर दांत दिखाकर गुर्राकर हंसा। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग में बकवास भर दी है। माया उठी, धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। मुझे सब कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये जान सकूं कि किसने मेरा सब कुछ छीन लिया। विकास की बोलती बंद हो गई, उसका चेहरा बदल गया, होंठ भींच लिए और मुंह फेर लिया। पहली बार उसके पास कोई बहाना नहीं था। सुरेश शर्मा बाहर बैठे अपनी बेटी की आवाज़ सुन रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनके हाथ पैंट की जेब में कांप रहे थे, कुछ हद तक भावना से और कुछ हद तक दर्द से, क्योंकि जिसने उनकी बेटी को चोट पहुंचाई थी वह वही था जिसे उन्होंने कभी अपने घर में मेहमान बनाया था, जिसे उन्होंने भतीजा कहा था। पूछताछ देर शाम तक चली। जब वे लौटे तो हल्की बारिश शुरू हो गई थी। माया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, पहली बार खुद व्हीलचेयर को घर की ओर धकेला। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं था। उनके दिलों में एक अकथनीय हल्कापन था। भले ही सच्चाई बहुत दर्दनाक थी, कम से कम उसे कहा तो गया था। कुछ दिनों बाद हरीश ने कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ एक छोटी पारिवारिक बैठक की, जिसमें सुरेश, राकेश और शांति देवी भी शामिल थे। उन्होंने अनुरोध किया कि वह पूरी सच्चाई खुद बताना चाहते हैं। पुराने लकड़ी के कमरे में भारी खामोशी के बीच उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने सालों पहले विकास को बचाया था। इज्जत के लिए, परिवार पर दाग लगने के डर से और परिणामों का सामना करने की हिम्मत न होने के कारण। उनके शब्द ऐसे थे जैसे वे अपनी ही गरिमा के ताबूत पर कीलें ठोक रहे हों। हान मेरे सामने घुटनों के बल बैठी थी, मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं उसे, माया को यहाँ से ले जाने दूं, कहीं और नई शुरुआत करने दूं। लेकिन मैं डर गया। मुझे डर था कि लोग जान जाएंगे। मैंने उन्हें यहीं रोक लिया। 2 महीने से भी कम समय में हान सीढ़ियों से गिरकर मर गई। कमरा शांत हो गया। बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी, जैसे पश्चाताप की हर धड़कन गिन रही हो। किसी ने दोष नहीं दिया,
लेकिन सब समझ गए कि कभी कभी कायरता अपराध से भी ज्यादा तेजी से मारती है। उसी दिन शाम को शांति देवी ने माया को नियमित जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र बुलाया। अल्ट्रासाउंड के बाद वह धीरे से मुस्कुराई। बच्चा ठीक से बढ़ रहा है, स्वस्थ है, माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। माया ने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा। उसकी आंखें चमक उठीं। पहली बार उसे लगा कि जीवन वास्तव में मौजूद है। अब यह कोई भारी बोझ नहीं था जो उसे शर्मिंदा करता था, बल्कि एक चमत्कार था। वह इसकी रक्षा अंत तक करेगी। उस शाम सुरेश ने पीछे के छोटे कमरे को साफ किया, जो पहले कबाड़ रखने की जगह थी। अब उसे आने वाले बच्चे के लिए एक कमरे में बदल दिया गया था। उन्होंने एक नया बल्ब लगाया, माया की बनाई कुछ तस्वीरें टांगी और ध्यान से वह चटाई बिछाई जो उसकी माँ ने कई साल पहले खरीदी थी। तुम्हारी माँ ने इसे तुम्हारे लिए सहेज कर रखा था। अब मुझे लगता है कि ये मेरे पोते पोती के लिए होनी चाहिए। माया दरवाजे पर झुकी बैठी थी। हाथ में गर्म दूध का गिलास था, होंठों पर मुस्कान थी। आप सोचते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? सुरेश ने सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो पहला नाम चुनो जिसे पुकारने में तुम्हें खुशी हो। माया बहुत देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, आशा। हवा घर के बरामदे से गुजरी, बगीचे से नींबू के फूलों की खुशबू लाई। एक नाम अभी अभी गूंजा था, जैसे खामोशी के बीच एक छोटी घंटी, भविष्य के लिए एक वादा। चट्टानों से एक हरा अंकुर फूट रहा था, लेकिन अंधेरा अभी पूरी तरह से नहीं गया था। गांव के एक और कोने में कुछ लोग थे जिन्होंने अभी तक तबाही का इरादा नहीं छोड़ा था। वे लोग जो कभी मानते थे कि परिवार की इज्जत एक बच्चे की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वे अभी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सच्चाई भले ही उजागर हो गई थी, फिर भी कई लोगों को डरा रही थी कि एक बार रोशनी पड़ने पर वह एक व्यक्ति पर नहीं रुकेगी, बल्कि अंधेरे में सड़ चुकी हर चीज को जला देगी। विकास के पकड़े जाने के एक हफ्ते बाद गांव का माहौल बदलने लगा। अफवाहें बंद हो गईं, उनकी जगह शर्मिंदगी भरी नजरें और पड़ोसियों से हिचकिचाते हुए अभिवादन ने ले ली जब भी वे सुरेश शर्मा के घर के पास से गुजरते। लेकिन सुरेश को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। वह बस चुपचाप जीते रहे, चुपचाप व्हीलचेयर को बगीचे में धकेलते, उस जमीन के टुकड़े को ठीक करते जो पत्नी की मृत्यु के बाद से वीरान पड़ा था। उन्होंने और सब्जियां लगाईं और कुछ गेंदे के पौधे लगाए जो माया को बचपन में पसंद थे। और माया उन सभी झटकों के बाद जो उसने झेले थे, अब वह हर सुबह डायरी लिखने, चित्र बनाने और अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने में समय बिताती थी। उसने उसे आशा नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। अगस्त की एक सुबह धूप हल्की थी और आसमान साफ था। माया ने ध्यान से कोट पहना, टोपी लगाई और घर से बाहर निकली। वह अपने पुराने स्कूल जाना चाहती थी, दोबारा पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि गरीब बच्चों के लिए एक पेंटिंग कॉर्नर स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए। राकेश ने उसे स्कूल के गेट पर मिला। उसे देखकर वह अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सका जब उसने उसे सिर ऊंचा किए दृढ़ आंखों से अंदर आते देखा। मुझे यहाँ का हर कोना याद है, माया ने धीरे से कहा। मैं पीछे के बगीचे के कोने में बच्चों के लिए एक कलर पैलेट बनाना चाहती हूँ। क्या ये ठीक रहेगा सर? राकेश ने सिर हिलाया, उनकी आंखें नम थीं। बेशक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वे स्कूल के पीछे गए। बाड़ के नीचे जंगली फूलों के पौधे उगे हुए थे। माया धीरे से बैठी, मुट्ठी भर मिट्टी खोदी, पुरानी छूने की दीवार पर चाक से कुछ रेखाएं खींची। उसके दिमाग में हंसते हुए बच्चों की तस्वीरें थीं। उनके हाथ रंगों से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वह एक ऐसी जगह बनाना चाहती थी, एक शांत कोना
जहां बच्चे बिना किसी की नज़र के, बिना किसी के चुप कराए चित्र बना सकें, क्योंकि वह समझती थी जब लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है तभी वे अंदर से मरने लगते हैं। इसी बीच पंचायत कार्यालय में एक गुप्त आपातकालीन बैठक हुई। जिले के कुछ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों को बुलाया गया था। कारण किसी ने नहीं बताया, लेकिन सब जानते थे कि यह विकास के मामले के कारण था जो उम्मीद से ज़्यादा फैल गया था। कुछ ऑनलाइन समाचार का पत्रों ने जानकारी के लिए संपर्क किया था। एक युवा रिपोर्टर तो सुरेश के घर तक पहुंच गया था साक्षात्कार की पेशकश करने के लिए। सुरेश ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे प्रसिद्ध नहीं होना है, मुझे बस अपनी बेटी के लिए शांति चाहिए। लेकिन हर कोई कहानी को इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहता था। कुछ लोग थे जिन्होंने विकास की मदद की थी, जिन्होंने ट्यूशन सेंटर में कैमरा लगाने की बात को नज़रअंदाज़ा करने के लिए लिफाफे लिए थे। कुछ लोग थे जिन्होंने बिना पूरी जांच के सेंटर को चलाने की मंजूरी दी थी। वे लोग अब कांप रहे थे। एक दिन सुरेश अपने सब्जी के बगीचे की देखभाल कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजनबी आदमी को आते देखा। उसने सफ़ेद शर्ट और टाई पहनी थी। उसकी मुस्कान सड़ी लकड़ी पर लगे पेंट की परत की तरह फीकी थी। नमस्ते सुरेश जी, मैं ज़िला शिक्षा प्रबंधन बोर्ड का प्रतिनिधि हूँ। आज मैं आपके परिवार से मिलने और अपनी संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। सुरेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी आवाज़ शांत थी। मिलने आए हो या जांच करने? वो आदमी अपनी मुस्कान बनाए रखा। आप गलत समझ रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि सब कुछ शांति से आंतरिक रूप से सुलझ जाए ताकि बच्ची के मनोविज्ञान और स्थानीय छव्य पर कोई असर न पड़े। सुरेश ने व्हीलचेयर के हैंडल पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ गहरी हो गई। आप लोगों की छवि मेरी बेटी की इज्जत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? ऐसा नहीं है? उस आदमी ने तेजी से कहा। उसकी आंखों में अधीरता दिखने लगी थी। हम बस चाहते हैं अगर हो सके तो आप और कोई जानकारी बाहर न दें और मीडिया को भी ज़्यादा गहराई में न जाने दें। सुरेश कुछ सेकंड चुप रहे और फिर पूछा, तो आप लोग विकास के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? वह आदमी नज़रें चुराने लगा। मामले की जांच हो रही है, लेकिन वह परिषद के एक सदस्य का भतीजा है। इसलिए अगर आप इसे शांति से बंद करने के लिए सहमत होते हैं तो हम आपके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता, एक उचित मुआवजा दे सकते हैं। सुरेश ठंडी हंसी हंसा। मैं चल नहीं सकता, लेकिन मेरा मुंह बंद नहीं हुआ है। आप लोग मेरी चुप्पी नहीं खरीद सकते। सुरेश जी, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। मेरे आंगन से बाहर निकलो। वह आदमी चौंक गया और फिर गुस्से से भरा चेहरा लेकर मुड़कर चला गया। जब गेट उसके पीछे धड़ाम से बंद हुआ, सुरेश ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला। उन्होंने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। उस शाम उन्होंने राकेश और शांति देवी को रिकॉर्डिंग दी। हम सब कुछ दबाने नहीं दे सकते, दोबारा नहीं। राकेश ने एक लंबी सांस ली। मैंने राज्य को भेजने के लिए एक आवेदन तैयार कर लिया है। बस कुछ और हस्ताक्षरों की ज़रूरत है। अगर काफ़ी हुए तो वे कार्रवाई करेंगे। शांति देवी ने सिर हिलाया। मैं करूंगी। मैं भी एक ऐसी व्यवस्था के तहत काम नहीं करना चाहती जहां न्याय का सौदा किया जाता है। उस शाम माया खिड़की के पास डायरी लिख रही थी। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके मुलायम बाल कंधों पर गिरे हुए थे। उसने लिखा, हो सकता है कि तुम्हारे पिता न हों, लेकिन तुम्हारे पास एक अद्भुत नाना होंगे और एक ऐसी दुनिया होगी जो अब चुप नहीं रहेगी। बाहर हवा पेड़ों की शाखाओं से सरसराहट करती हुई गुजर रही थी। छोटा सा घर तूफान के बीच एक शांत द्वीप की तरह था, लेकिन उस शांति के बीच एक मूक युद्ध शुरू हो गया था। इंसानों के बीच नहीं, बल्कि विवेक और उन अंधेरों के बीच जो सत्ता से चिपके रहने की कोशिश कर रहे थे।
माया ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे संघर्ष का केंद्र बन जाएगी, लेकिन अब से वह और नहीं डरती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब लोग सिर उठाते हैं तभी रोशनी उन तक पहुंच सकती है। अगली सुबह सुनहरी पतझड़ की कोमल धूप में माया अपने पुराने स्कूल के आंगन में उस छूने की दीवार के सामने बैठी थी जिसे उसने फिर से सफ़ेद रंगना शुरू कर दिया था। उसके हाथ में एक छोटा सा पेंट ब्रश था। हल्के स्ट्रोक से उसने एक लड़की का चित्र बनाया जो एक नीली धारा के किनारे पेड़ के नीचे बैठी थी। आसपास निचली कक्षाओं के बच्चे जिज्ञासा से देख रहे थे। उनकी आंखें गोल थीं जैसे वे खुशी से चिल्लाने वाले हों। वह मुड़ी और धीरे से मुस्कुराई। क्या तुम लोग मुझे रंग भरने में मदद करना चाहोगे? टियो नाम के एक छोटे लड़के ने सिर हिलाया। उसके हाथ में मोम के रंगों का एक डिब्बा था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई हो। दूर से राकेश प्रिंसिपल के कार्यालय के बरामदे में खड़े थे। यह दृश्य देखकर उनका दिल भर आया। इस साधारण दृश्य में कुछ बहुत सुंदर खिल रहा था। एक नया जीवन न केवल माया के पेट में बल्कि उन बच्चों के दिलों में भी, जिन्हें यह विश्वास दिया जा रहा था कि हर कोई एक जगह का हकदार है, चाहे उसे कितनी भी चोट क्यों न पहुंची हो। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। उस दोपहर सुरेश को गेट के सामने एक अजीब लिफाफा मिला जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। अंदर दूर से खींची गई तस्वीरों का एक बंडल था। उसमें माया की पेंटिंग करते हुए, पेट पकड़े आराम करते हुए और सुरेश और राकेश की बातें करते हुए तस्वीरें थीं। साथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, अगर चुप रहना नहीं जानते तो दूसरों को याद दिलाने के लिए दोष मत देना। सुरेश मेज के पास चुपचाप बैठे पत्र को कसकर पकड़े हुए, उनकी नसों में तनाव था, जबड़े भींचे हुए थे। लेकिन घबराने के बजाय कि एपोथर कासा तसा ख कास आखे क्या आ गया, उन्होंने धीरे से सारी तस्वीरें एक लिफाफे में डाली और दराज में बंद कर दी। वह जानते थे कि जब सच्चाई को छुआ जाता है तो अंधेरे में जीने वाले लोग उठ खड़े होते हैं। उस शाम वह हरीश के घर गए, साथ में पिछली रिकॉर्डिंग और चेतावनी पत्र लेकर। अगर कुछ होता है तो मुझे एक गवाह की ज़रूरत है, उन्होंने सीधे कहा। मैं पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। हरीश मेज के पास बैठे थे। उनकी आंखें विचारमग्न थीं। सुरेश भाई, मैं जानता हूं कि मैं अतीत में गलत था, लेकिन अगर अब आपको किसी के साथ चलने की ज़रूरत है तो मैं चलूंगा। इसी बीच स्वास्थ्य केंद्र में शांति देवी ने पाया कि उनकी फाइल कैबिनेट में किसी ने छेड़छाड़ की है। माया के मामले से संबंधित कुछ फाइलें गायब थीं, जिसमें डीएनए टेस्ट की कॉपी भी शामिल थी। घुसपैठ का कोई निशान नहीं था, ताला टूटा नहीं था। वह जानती थीं कि यह सिस्टम के अंदर के किसी व्यक्ति का काम है। उस रात उन्होंने राकेश को फ़ोन किया। हमें सभी सबूतों की कॉपी बनानी होगी, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। एक हफ्ते बाद राज्य स्तरीय जांच दल आधिकारिक तौर पर गांव आया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी पूर्व सूचना के, उन्होंने चुपचाप संबंधित लोगों के साथ रात भर काम किया। सुरेश का घर सभी गवाहों के लिए मिलने का स्थान बन गया। हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ डर लेकर आया। लेकिन जब उन्होंने माया को आंगन में तल्लीनता से चित्र बनाते देखा तो उन्हें जैसे और शक्ति मिल गई। पूजा का बयान वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया, गोपनीय रूप से संग्रहित किया गया। डीएनए नतीजों की कॉपी समानांतर रूप से 3 अलग अलग इकाइयों को भेजी गई। हरीश द्वारा रखी गई यूएसबी से वीडियो को डिजिटाइज्ड किया गया और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए 1 दिन पहले भेज दिया गया। सब कुछ एक छिपाव के खिलाफ दौड़ जैसा था। फिर माया की बारी आई। उसे जांच कार्यालय में काम के लिए बुलाया गया। वह अपने पिता के
साथ गई, हाथ में पुरानी ड्राइंग की किताब एक ताबीज़ की तरह पकड़े हुए। कमरे में अजनबियों ने उस पर दबाव नहीं डाला। वे बस सुनते रहे, नोट करते रहे। कभी कभी कुछ हल्के सवाल पूछते। क्या तुम पक्की हो कि उस रात कमरे में आने वाला व्यक्ति विकास था? माया ने सिर उठाया। उसकी आवाज़ शांत थी। मुझे चेहरा साफ याद नहीं है, लेकिन जब मैंने आवाज़ सुनी, जब मैंने इत्र की गंध महसूस की, तो मुझे पता चल गया कि ये वही था। तुमने शुरू में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं डर गई थी, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता था। सब लोग बस मेरे पिता की व्हीलचेयर को देखते थे। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। युवा जांच अधिकारी ने सिर हिलाया, कुछ नोट किया और फिर धीरे से पूछा, अब भी डर लगता है? माया ने अपने पिता की ओर देखा। सुरेश ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। उनकी आंखें सर्दियों की रात में आग की तरह गर्म थीं। उसने धीरे से अपना हाथ खींचा और फिर दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता। जब बाप बेटी कमरे से बाहर निकले तो सुरेश ने पीछे मुड़कर एक वाक्य कहा, जिसने पूरे जांच दल को चुप करा दिया। धन्यवाद कि आप लोगों ने उसे सुना। यह पहली बार है जब मेरी बेटी को सही मायने में सुना गया है। उस रात गांव में अफवाह थी कि विकास ने कबूल कर लिया है। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, लेकिन उसने उन लोगों की सूची भी बताई जिन्होंने इस मामले को दबाने में उसकी मदद करने के लिए पैसे लिए थे। सालों पहले, जिसमें एक जिला स्तर का अधिकारी, एक शिक्षा विभाग का प्रमुख और एक हाल ही में सेवानिवृत्त पूर्व ग्राम प्रधान भी शामिल था। जांच का दायरा बढ़ गया। चुपचाप कई समन जारी किए गए। गांव में हलचल शुरू हो गई। इस बार दोष देने या ताना मारने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए। जिन लोगों ने कभी सुरेश पर दोष लगाया था, जिन्होंने कभी माया के पीछे कानाफूसी की थी, अब वे शर्म से चुप थे। कुछ बूढ़े लोग चावल का एक थैला, कुछ सब्जियां या सिर्फ एक माफ़ी लेकर उनके घर तक आए। सुरेश ने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई। उन्होंने बस एक ही जवाब दिया, जीवन में कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा पाप होता है। माया अलग थी, उसने माफ़ कर दिया। इसलिए नहीं कि वह भूल गई थी, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा नफरत से भरी जगह में बड़ा हो। स्कूल के पीछे के बगीचे में पहली पेंटिंग पूरी हो गई थी। एक पीले फूलों का खेत, जिसके बीच में एक पिता व्हील चेयर धकेल रहा था, अपना हाथ उठाकर अपनी छोटी बेटी को सहारा दे रहा था, जो अपना पेट पकड़े हुए थी। दोनों के ऊपर तारों से भरा आसमान था और बाएं कोने में छोटे अक्षरों में लिखा था, आशा वह चीज नहीं है जो दूसरे हमें देते हैं, आशा वह है जिसे हम खुद जलाते हैं। और उसने इसे अपने ही जख्म से जलाया था। जब पतझड़ ने दस्तक दी, ठंडी हवाएं हर पेड़ की शाखा से गुजरने लगीं, अपने साथ रसोई के धुएं और गेंदे के फूलों की खुशबू लाईं। छोटा सा गांव भी बदलने लगा, नारों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि सिर झुकाने वाली नजरों और सुरेश के घर से गुजरते समय हल्के से सिर हिलाने से। अब कोई ताक झांक वाली नजरें नहीं थीं, कोई कानाफूसी नहीं थी। लोगों ने अचानक सही समय पर चुप रहना और सही जगह पर सुनना सीख लिया था। यहाँ तक कि बिमला, जो कभी माया के हर कदम पर नजर रखती थी, अब भी सिमट गई थी। हर सुबह चुपचाप सब्जियों की टोकरी लेकर बाजार जाती, कभी कभी सुरेश के घर के गेट के सामने थोड़ी ताज़ी सब्जियां या प्याज का गुच्छा छोड़ जाती, बिना किसी स्पष्टीकरण के। माया अब 7वें महीने में थी। उसका पेट दिन ब दिन गोल होता जा रहा था, जिससे उसकी चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। शायद इसीलिए कि उसने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया था। किसी ने उसे बच्चा रखने के लिए मजबूर नहीं किया था।
लेकिन जब सब कुछ साफ हो गया, जब दर्द को उसका सही नाम मिला, तो उसे लगा कि अब उसके पास भागने का कोई कारण नहीं है। उसने बच्चे को आशा कहा, रोमांटिक होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये एकमात्र चीज थी जिसने उसे सब कुछ के बाद खड़े होने में मदद की। हर दोपहर वह अभी भी पुराने स्कूल जाती, गरीब बच्चों के बीच बैठती, उन्हें रंग मिलाना सिखाती, बिना ग्रे रंग के उदासी को चित्रित करना सिखाती और नारंगी रंग का उपयोग करके सुबह का वर्णन करना सिखाती। राकेश कहते थे कि माया बच्चों को वह सिखा रही है जो स्कूल की किताबों में नहीं है, अपने हाथों से ठीक होना। और ये सच था। कोई भी बच्चा माया से नहीं डरता था। कोई भी उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करता था। वे बस इतना जानते थे कि माया दीदी सुंदर चित्र बनाती हैं। माया दीदी अक्सर मुस्कुराती हैं और माया दीदी कहती हैं कि हर किसी के पास कुछ सुंदर होता है जिसे सहेज कर रखना चाहिए। एक दिन माया को स्कूल में एक पत्र मिला। लिखने वाले ने अपना नाम छिपाया था, लेकिन लिखावट जानी पहचानी थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो कभी उसके साथ पढ़ता था। पत्र छोटा था, बस कुछ पंक्तियां थीं। पहले मैं तुम्हें घृणित समझता था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि तुम में जीने की हिम्मत है, जबकि हम सिर्फ डरना जानते हैं। मैं माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन मैं आभारी हूं, क्योंकि तुमने मुझे खुद को देखना सिखाया। माया ने पढ़कर उसे मोड़ लिया। रोई नहीं, उसने बस आंगन की ओर देखा, जहां कुछ बच्चे कागज पर फैले रंग के धब्बे पर हंस रहे थे, और फिर धीरे से बड़बड़ाई, इतना काफ़ी है। विकास को एक बंद अदालत में जिला जन न्यायालय में पेश किया गया। नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और अवैध रूप से गुप्त कैमरा उपकरण फैलाने का आरोप, 18 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सिर झुकाए रहा, जैसे कि आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया हो कि अंधेरा हमेशा के लिए रोशनी को नहीं छिपा सकता। सुरेश और माया अदालत में मौजूद नहीं थे। उन्हें अब देखने की ज़रूरत नहीं थी। न्याय के तालियों की ज़रूरत नहीं होती, उसे बस अपने मुकाम तक पहुंचना होता है। राकेश अलग थे। वह चुपचाप आखिरी पंक्ति में बैठे सजा के हर वाक्य को सुनते रहे। हर संख्या एक शोक गीत की तरह गूंज रही थी उन सालों के लिए जब उन्होंने खुद को असहाय महसूस किया था। अदालत से बाहर निकलते समय वह बहुत देर तक शाम की धूप में खड़े रहे और फिर शांति देवी को फ़ोन किया। हो गया, हमने अपना वादा निभाया। कुछ दिनों बाद शहर से एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने आई। वे माया, सुरेश और एक छोटे से गांव के उन छोटे लोगों की कहानी बताना चाहते थे जो कभी सच्चाई पर विश्वास करना भूल गए थे। माया ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने उन्हें स्कूल के पीछे के बगीचे को फिल्माने की अनुमति दी, जहां उसके फूलों के खेत की पेंटिंग अभी अभी पूरी हुई थी। उसने कहा, अगर आप लोग कहानी बताना चाहते हैं तो इस जगह के बारे में बताइए जहां बच्चों ने उस दुनिया को बनाया जिसे बड़ों ने कभी बिगाड़ दिया था। वह पेंटिंग अब लगभग 10 मीटर लंबी हो गई थी। सफ़ेद दीवार पर छोटे हाथों ने फूल, पक्षी, सूरज और पीले गेंदे के पास रखे एक छोटे से पालने का चित्र बनाया था। सबसे नीचे वह पंक्ति थी जिसे राकेश ने बच्चों को लिखने में मदद की थी, हम कभी चुप थे, लेकिन अब नहीं। सुरेश ने घर की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया जो लंबे समय से बेडरूम और पीछे के बरामदे के बीच थी, जहां उनकी पत्नी ने कभी एक छोटी सी पूजा की जगह बनाई थी ताकि हवा गुजर सके। उन्होंने कहा, हवा को पूरे घर से गुजरना चाहिए, तभी दिल में कुछ भी नहीं अटकेगा। माया ने पिता की मदद की। पुरानी किताबों के ढेर में उसे एक नोटबुक मिली जो उसकी माँ इस्तेमाल करती थी। उसने उसे खोला, माँ की कोमल लिखावट देखी।
अगर किसी दिन तुम जीवन से दुखी हो तो याद रखना कि तुम्हारे पिता कभी बारिश में सिर्फ इसलिए बैठे थे ताकि तुम्हारी टूटी हुई साइकिल का पहिया ठीक कर सकें और तुम समय पर स्कूल पहुंच सको। उसने उसे बंद किया, सीने से लगा लिया। पहली बार उसे लगा कि माँ कभी गई ही नहीं थी। माँ अभी भी यहीं थी, पिता के पसीने की बूंदों में, उस नज़र में जो हर सुबह दरवाजे से बाहर निकलते समय उस पर टिकी रहती थी। कहानी ख़त्म होती हुई लग रही थी, लेकिन असल में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि माया की डिलीवरी की तारीख नज़दीक आ गई थी और आशा, वह बच्चा जो एक पूरे संघर्ष की यात्रा का नाम था, अपनी पहली रोने की आवाज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह माँ बनने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि व्हीलचेयर पर बैठे पिता के साथ, जो हमेशा उसके साथ थे, एक समुदाय के साथ जो धीरे धीरे प्यार करना सीख रहा था, और अपने दिल में भरे घाव के साथ वह अब अकेली नहीं थी। पतझड़ की आखिरी रात माया घर के बरामदे में बैठी कागज पर टिमटिमाते तारे बना रही थी। एक हल्की हवा ने उसके कुछ बालों को बिखेर दिया। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, मैं यहाँ तक पहुँच गई और मैं आगे भी जाऊंगी। घर के अंदर सुरेश ने चुपचाप मेज पर एक नई नोटबुक रखी। कवर पर बस एक कारेश में कान की ओर पंक्ति लिखी थी, आशा की माँ की डायरी। उस सुबह सूरज सामान्य से देर से निकला। पतले बादल हल्के भूरे आसमान पर धीरे धीरे तैर रहे थे। हल्की हवा नम छतों पर से गुजर रही थी। गांव के आखिर में छोटा सा घर अभी भी शांत था। हर दिन की तरह व्हीलचेयर की खड़खड़ाहट नहीं थी, लेकिन अंदर सुरेश इतना घबराया हुआ था कि उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। उसने 3 बार शांति देवी को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह नंबर नहीं डायल कर पा रहा था। माया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। पापा? उसकी आवाज़ बिस्तर से दबी हुई आई, तेज़ सांसों में मिली हुई, मुझे डर लग रहा है। सुरेश ने व्हीलचेयर को अपनी बेटी के पास धकेला, उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बैठी हुई थी लेकिन बहुत मजबूत। कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ, तुम बस गहरी सांस लो। मैंने स्वास्थ्य केंद्र को फ़ोन कर दिया है, हिम्मत रखो। कुछ मिनट बाद एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। शांति देवी और 2 नर्सें स्वास्थ्य केंद्र से दौड़ीं, साथ में एक नरम स्ट्रेचर और एक मेडिकल किट लेकर। पूरा घर पल भर में अस्त व्यस्त हो गया। गांव के लोगों ने खबर सुनी और वे भी आ गए। गेट के बाहर भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने शोर करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने अंदर आने की कोशिश नहीं की। सब बस चुपचाप खड़े थे, हाथ जोड़े हुए। उनकी आंखें उस छोटे से घर की ओर थीं, जहां एक जन्म हो रहा था, जो किसी त्रासदी का अंत नहीं था, बल्कि किसी चमत्कार की शुरुआत थी। माया को गांव के स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। दर्द 7 घंटे से ज़्यादा चला। उस सहज चीख के बीच, 13 साल की उम्र के दर्द भरे आंसुओं के बीच, जो अभी तक बड़ी भी नहीं हुई थी, उसने फिर भी दांत भींचे रखे। बाहर सुरेश इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में अभी भी आशा की माँ की डायरी थी, जिसमें अब पहले पन्ने पर एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर चिपका दी गई थी। उसने कुछ भी प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं की, बस एक ही वाक्य बड़बड़ाता रहा, मेरी बेटी को सुरक्षित रखना, कृपया उसे सुरक्षित रखना। और फिर दोपहर 3:20 पर एक रोने की आवाज़ उठी। लंबी नहीं, तेज नहीं, लेकिन इतनी साफ कि जैसे पूरा माहौल कुछ धड़कनों के लिए रुक गया हो। शांति देवी बाहर निकली। उनकी आंखें लाल थीं, एक उज्जवल मुस्कान के साथ। सुरेश जी, बेटी हुई है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सुरेश लगातार सिर हिलाता रहा, आंसू बस बहते रहे। वो थकान से नहीं रो रहा था। वह इसलिए रो रहा था क्योंकि पहली बार सब कुछ के बाद उसने महसूस किया कि भविष्य अब एक घाव नहीं था,
बल्कि रोशनी से भरा एक खुला दरवाज़ा था। माया ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, कांपते होठों से धीरे से पुकारा, आशा, तुम पैदा हो गई। बच्ची ने आंखें बंद कर रखी थीं। त्वचा अभी भी लाल थी, उसके छोटे छोटे हाथ हवा में हिल रहे थे। उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसकी माँ ने क्या सहा था। उसे नहीं पता था कि वे चित्र उसकी माँ को जीवित रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसी तरह वह एक नया, पवित्र और प्यार भरा जीवन थी। अगले कुछ दिनों में सुरेश का घर हमेशा हंसी से गूंजता रहा। गांव के लोग मिलने आते, साथ में तौलिए दूध, पाउडर, चावल का आटा लाते। बिमला आई, बहुत देर तक गेट के बाहर खड़ी रही और फिर दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत की। जब सुरेश ने दरवाज़ा खोला तो उसने गहरा सिर झुकाया। उसकी आवाज़ बैठी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत सी अनुचित बातें कहीं। मैं बच्ची के लिए कुछ छोटे कपड़े लाई हूँ। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अंदर बुलाया। छोटे से घर में माया बच्ची को दूध पिला रही थी। बच्ची सो रही थी, किसी अजनबी की आवाज़ सुनकर थोड़ा हिलती थी। आशा नाम सुरेश ने ध्यान से एक लकड़ी के टुकड़े पर लिखकर पालने के सामने लटका दिया था, जिसके नीचे एक छोटी सी पंक्ति थी, तुम वह कारण हो जिससे तुम्हारी माँ खड़ी हुई, और वह कारण हो जिससे यह पूरा गांव सिर झुकाना सीखा। कुछ महीने बाद माया को एक बाल संरक्षण संगठन से एक विशेष छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने उसकी कहानी उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जानी जो चुपचाप टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी। वे उसे दूरस्थ शिक्षा में मदद करना चाहते थे, उसके खोए हुए वर्षों को वापस दिलाना चाहते थे, और अगर वह चाहे तो बाद में उन लड़कियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार बन सकती थी जो कभी उसकी तरह थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस पालने में मुस्कुराती हुई अपनी बेटी को देखा और फिर सुरेश से कहा, पापा शायद मैं ये कर सकती हूँ। छोटा सा गांव भी बदल गया। प्राथमिक विद्यालय के बगल में एक नया बगीचा बनाया गया जिसका नाम आशा का पेंटिंग कॉर्नर रखा गया। वहाँ हर बच्चा जो कुछ भी चाहता था बिना किसी निर्णय के बना सकता था। हर पेंटिंग दीवार पर चिपकाई जाती, लेखक का नाम लिखा जाता, साथ में जीवन और विश्वास के बारे में एक उद्धरण होता। और जब कोई पूछता कि ये क्यों किया जा रहा है तो राकेश बस मुस्कुराते, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना था और अब हमें इसे फिर से सीखना होगा। उस साल वसंत के अंत में माया 14 साल की थी। उसकी बेटी आशा 6 महीने की थी। सुरेश अभी भी हर शाम व्हीलचेयर को आंगन में धकेलता, पौधे लगाता और अपनी पोती को परियों की कहानियां सुनाता। एक दुर्लभ अवसर पर उसने अपनी अलमारी में लंबे समय से रखे पेंट ब्रश को फिर से उठाया, सफ़ेद कागज़ के सामने बैठी और चित्र बनाया। अब अंधेरे से भरी कोई पेंटिंग नहीं थी। इस बार बस एक कागज़ की नाव का चित्र था जो नदी पर तैर रही थी। आसमान सफ़ेद बादलों से भरा था और नाव में एक बच्चा बैठा था जिसके हाथ में एक छोटा झंडा था जिस पर लिखा था, मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ किसी को विश्वास नहीं था कि मैं जीऊंगी, और मैं जी गई। उनकी कहानी एक व्हील चेयर पर बैठे पिता, एक लड़की जिसे कभी चुप्पी से दोषी ठहराया गया था, और एक बच्चा जो पूर्वाग्रहों के बीच पैदा हुआ था, आखिरकार पूरी हो गई थी। और अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो कृपया याद रखें कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता है, लेकिन आपके पास हमेशा सही के पक्ष में खड़े होने का अधिकार है। सच्चाई पर विश्वास करें, क्योंकि केवल सच्चाई ही हमें ठीक होने में मदद कर सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें, और इस तरह की और मानवीय, गहरी और जीने लायक कहानियों को फैलाने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा एक आशा है जो सुने जाने का इंतज़ार कर रही है।
आप सब कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मज़ेदार या प्रेरक कहानी है तो नीचे कमेंट्स में हम सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमें आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा।